हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाइस 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन देने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारा कि मानव नेत्र का वर्णन कीजिए। आइए जान लेते हैं कि मानव नेत्र का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इस फिगर को देख लीजिए। ये मनुष्य की आंख का एक फिगर है जहाँ पे रेटिना, पुतली, दृष्टि पटल के साथ साथ यहाँ पे क्रास्टीय उत्तल लेंस भी इसमें दिया गया है। यहाँ पे आसान शब्दों में लिखिएगा कि मानव नेत्र अर्थात मनुष्य का आंख लगभग गोलाकार होता है। इसके बाहरी भाग को दृष्टि पटल कहते हैं, जो आगे और आगे वाली भाग को कर्निया कहते हैं। अब यहीं से एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि मनुष्य की आंख के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो कहिएगा दृष्टि पटल कहते हैं, और आगे वाली भाग को क्या कहते हैं, तो कर्निया कहते हैं, जो आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। पहला आइरिस पेशिया और सिलियरिस पेशिया है। दोस्तों, आइरिस रंगीन होता है जिसके बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के नीचे मुलायम एवं पारदर्शी पदार्थ का एक उत्तल लेंस होता है। लेंस की सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। ये दो प्रकार के तंतुओं से जुड़े रहते हैं। छड़ जो प्रकाश के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो दूसरे तंतु है शंकु जो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। जब नेत्र किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है तो इसकी सूचना शंकु के द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त हो जाती है। अब आइए आसान शब्दों में जानते हैं। देखिए, मनुष्य का जो आँख है वो लगभग गोलाकार होता है, यानी गोल के आकार के जैसा होता है। इसके जो बाहरी भाग होते हैं इसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, और आगे वाली भाग को हम लोग कर्निया कहते हैं। यही भाग आगे चलकर दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आइरिस पेशिया, तो दूसरा होते हैं सिलियरिस पेशिया। दोस्तों, आइरिस रंगीन होता है जिसके बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है, इसे ही हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली के नीचे मुलायम एवं पारदर्शी पदार्थ का एक उत्तल लेंस होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। लेंस की सबसे निचले वाली जो भाग होती है, भीतर के एक भाग होता है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये दो प्रकार के तंतुओं से जुड़े रहते हैं। पहला होते हैं छड़ तंतु जो प्रकाश के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो दूसरा होते हैं शंकु तंतु जो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब नेत्र लेंस क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है ना, तो इसकी जो सूचना है, इसकी सूचना शंकु के द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त हो जाता है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता से हम लोग क्या समझते हैं। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः नियंत्रित हो जाती है, उसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दर्शन दूरी 25 सेमी होती है और दूर बिंदु अनंत तक होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दर्शन दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत पर होता है। दोस्तों, आइए इसी प्रकार से अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक प्रयोग द्वारा दिखलाइए कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए इस प्रकार से बंद कमरे में खिड़की के सामने 1 सेमी गोल हम छिद्र कर देते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर प्रवेश कर सके, और उसी के सामने एक सफ़ेद पर्दा लगा देते हैं। अब एक प्रिज्म को सूर्य के प्रकाश के समीप रख देते हैं तो हम पाते हैं कि पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। अतः इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आसान शब्दों में जानिए। देखिए, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होती हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, लेकिन इसे हमें यदि प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, तो कैसे करेंगे। तो बंद कमरे में खिड़की के सामने 1 सेमी हम गोल छिद्र कर देते हैं जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वो कमरे के अंदर आ सके। अब हम क्या करते हैं कि कमरे के अंदर ही जहाँ से प्रकाश आ रही होती है उसी के जस्ट सामने एक सफ़ेद पर्दा लगा देते हैं, और पर्दा से पहले और खिड़की से प्रकाश निकलने के बीच में हम एक प्रिज्म को रख देते हैं।
प्रिज्म की खासियत आप सभी को मालूम होगा कि प्रिज्म कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 5 सतह होते हैं। प्रिज्म की ये खासियत होती है कि जब भी इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से पड़ने के बाद पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी हमें प्राप्त होती है। इसे हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें वर्ण का प्रकार कुछ इस प्रकार से होता है। इसी पे प्रकाश के 7 रंग मौजूद होते हैं। इस प्रयोग से हमें स्पष्ट होता है कि सच में सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब आइए इसी प्रकार से हम लोग जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या होता है और आखिर इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ओम का नियम पूरे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल आप सभी के एग्जाम पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन कैसे किया जाएगा। दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई के या भी बटा आई बराबर एक नियतांक होते हैं। ये रहा ओम के नियम। अब आइए इसका सत्यापन कैसे किया जाता है वो हम जान लेते हैं। है दोस्तों, ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए परिपथ को चित्रानुसार सजा देते हैं। परिपथ में लगे ए मीटर धारा का मान, तो वहीं पे वोल्ट मीटर विभवांतर का मान दर्शाता है कि कुजी है और आर एच धारा नियंत्रक है। बिंदु बी पर बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब कुंडली में डॉट लगाते हैं ना तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। अब हम ए मीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। पुनः धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बदल कर अनेक पाठ्यांक भी पढ़ लेते हैं, किंतु प्रत्येक परिस्थिति में भी बटा आई बराबर एक नियतांक हमें प्राप्त होता है। अतः इससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। अब आसान शब्दों में कैसे याद रखना है, केवल यदि आपको ये फिगर बनाने आ गया ना तो विश्वास कीजिए आपको ओम का नियम का सत्यापन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले लिखिएगा कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए परिपथ को हम लोग चित्रानुसार सजा देते हैं। इस प्रकार से ये परिपथ रहा। इसमें लगे ए मीटर धारा का मान वोल्ट मीटर विभवांतर का मान दर्शाता है। यहाँ पे स्विच जिसे हम लोग के यानी कुजी कहते हैं, ये क्विजी है। और यहाँ पे आर एच यानी धारा नियंत्रक होता है जो धारा को नियंत्रित करता है। यहाँ पे बिंदु बी पर प्लस और माइनस में बैटरी लगा होता है। जब हम कुंडली में डॉट लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है और हम क्या करते हैं कि ए मीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। पुनः आर एच यानी धारा नियंत्रक के द्वारा धारा का मान बदल कर अनेक पाठ्यांक भी पढ़ लेते हैं, किंतु क्या होता है कि प्रत्येक परिस्थिति में भी बटा आई बराबर एक नियतांक ही हमें प्राप्त होता है। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि सच में भी बटा आई बराबर एक नियतांक होता है। अतः इससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। एक और दूसरा नियम होता है कि अब विभवांतर और धारा का मान लेकर एक ग्राफ खींचते हैं जो एक सरल रेखा में हमें प्राप्त होता है। इससे भी ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से ग्राफ का भी फिगर बना लेना होगा। और ये क्वेश्चन भी आपके मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अगला को देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत लिखे तथा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सचित्र वर्णन कीजिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए कहा जा रहा है कि इस बार ये 100% पूछा जा सकता है ये सवाल, इसलिए इस क्वेश्चन को याद करिए कि ही एग्जाम देने जाइएगा। सवाल कहता है कि डायनेमो क्या है। आइए जान लेते। देखिए, डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का जो रूपांतरण है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युत ऊर्जा में ही होता है। इतना तो आप जान लिए कि डायनेमो क्या है। और इसी डायनेमो को ही इंग्लिश में जनरेटर कहा जाता है। तो डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा में होता है। अब इसका बनावट कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। ये जो आप यहाँ पे इस प्रकार से देख पा रहे हैं, इसे ही हम लोग नाल चुंबक कहते हैं, जिसके बीच में नर्म तार की बने लोहे की एक आयताकार कुंडली होती है। यहाँ पे देख लीजिए, एक बीच में आयताकार कुंडली बना हुआ है जो नर्म तार की लोहे की बनाई जाती है, जिस पर तांबे का तार लिपटा रहता है। इसी पे तांबे का तार इस प्रकार से लिपटा रहता है, इसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का दो सिरा दो सर्पी बल्ब से जुड़े रहते हैं। इस पे 2 कार्बन ब्रश भी लगे रहते हैं। अब ये जो आर्मेचर का जो सिरा है ना, देखिएगा तो यहाँ पे 2 कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, जिसे P1 और P2 भी कह सकते हैं या इसे कार्बन ब्रश ही रहने दे सकते हैं। बारी बारी से कुंडली को स्पर्श करते हैं यानी छूते हैं। जैसे ही आर्मेचर घूर्णन करने लगती है, यानी ये जो तार है ये घूर्णन करने लगती है, यानी इस प्रकार से नाचने लगती है,
तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इस प्रवाहित धारा आवर्त रूप से बदलती हुई दिशाओं में चलती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इस प्रकार के डायनेमो को प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहा जाता है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है आर्मस्ट्रांग के प्रयोग का वर्णन कीजिए। है दोस्तों, बहुत ही महान वैज्ञानिक आर्मस्ट्रांग ने कौन सा प्रयोग किया था, कब किया था, इसका वर्णन हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आर्मस्ट्रांग महोदय ने सन 1820 ईस्वी की बात है, जब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित किए थे। उनके अनुसार किसी चालक तार से प्रवाहित धारा यदि वह धारा प्रवाहित की जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया था। कब किया था, तो सन 1820 ईस्वी में किया था। इनके प्रयोग क्या है, तो इनका प्रयोग यह है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अब आइए इसके प्रयोग का वर्णन कैसे किया जाएगा जान लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को इसका फिगर इस प्रकार से कुछ बना लेना होगा। ये फिगर बनाने के बाद में आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा कि आर्मस्ट्रांग के नियम को प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए तांबे का एक तार देते हैं, जिसे दो सर्पी बलयों द्वारा या इसे दो पेचों के द्वारा कसकर इसके सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं और धारा प्रवाहित कर देते हैं, यानी इसमें करंट दे देते हैं। अब एक कंपास की सुई को चालक तार के समीप ले जाते हैं तो हम पाते हैं कि कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ना होकर अन्य दिशाओं में विक्षेपित हो जाती है, जो चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब बैटरी के ध्रुव को बदल देते हैं तो हम पाते हैं कि कंपास की सुई की दिशा भी बदल जाती है। अतः इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अगला को देख लेते हैं। ये सवाल है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कई बार को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद मेरे एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन में देख लीजिएगा। जब 2016 में हम एग्जाम दे रहे थे तो नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन उस प्रकार से पूछा गया था। बहुत ही सिंपल होता है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करना। कैसे किया जाएगा आइए जान लेते हैं। देखिए, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें ग्लोमेरुलस नामक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वोमेन संपुट नेफ्रॉन जालिकाएं अभिवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी होते हैं। अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त क्षमता है, जिसमें प्रोटीन और खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं, किंतु ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल नहीं छन पाता है, जो वोमेन संपुट के प्रसूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जब क्षनित द्रव नेफ्रॉन की जलिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, जो मूत्र नली द्वारा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यदि ये सवाल पूछे जाएंगे कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, तो उम्मीद है आप सभी बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पे देख लीजिए कि एक प्रयोग द्वारा दिखलाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आसान शब्दों में लिख आइएगा कि भाई साहब की प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए गमले में लगा एक मंडहीन पौधा लेते हैं, जिसके एक पत्ती को पॉलीथीन में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखकर बांध देते हैं। अब गमले को सूर्य के प्रकाश में कुछ समय के लिए रख देते हैं और कुछ देर के बाद में हम पॉलीथीन से बंधे पत्ती के साथ साथ एक अन्य पत्ती भी काट लेते हैं। अब दोनों पत्तियों को आयोडीन के घोल में परीक्षण के लिए डाल देते हैं तो हम पाते हैं कि पॉलीथीन से बंधे हुए पत्ती के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात CO2 की अनुपस्थिति के कारण इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हुई है और जिस भाग पर पॉलीथीन नहीं बंधा गया था उस पत्ती का रंग गाढ़ा नीला हो गया है, अर्थात CO2 की उपस्थिति के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई। अतः इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। आसान शब्दों में जान लीजिए। देखिए भाई साहब, ये तो मालूम होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, ये तो बहुत 100% सही बात है। इसका प्रयोग जब करेंगे ना तो इस प्रकार से गमले में लगा एक मंडहीन पौधा ले लेंगे
इसके पत्ती में KOH या जिसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इस विलयन को रखकर बांध देंगे और इसे कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो हम पाएंगे कि देखिए कुछ समय जैसे हो जाएगा ना, जैसे 1 घंटा 2 घंटा के बाद में इस पत्ती को हम काट लेंगे जिसमें हम KOH रख के बांधे गए थे। इसके साथ साथ एक अन्य पत्ती को भी हम काट लेंगे। इसके परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल में दोनों पत्ती को डालते हैं। जहाँ भी पॉलीथीन बांधा गया था उस पत्ती का रंग गाढ़ा नीला नहीं होता है और जहाँ पे पॉलीथीन नहीं बांधा गया था उस पत्ती का रंग गाढ़ा नीला हो जाता है। इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि सच में CO2 की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे में संपन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप आसान तरीके से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यदि ये सवाल पूछे जाते हैं तो आसानी तरीके से इसका प्रयोग का वर्णन कर दीजिएगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यह दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में 10वीं कक्षा का ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।